रात का न जाने कौन सा पहर था। आसमान से चांद पूरी तरह गायब तो नहीं था, मगर उसकी अधूरी रोशनी माहौल को रोशन करने में नाकाम थी। चलते चलते उसके पैर थक चुके थे। अब वह एक कदम भी बढ़ाती तो दर्द की एक तेज लहर उठती, मगर वह सिसकी अपने लबों में ही दबा लेती। उसे ऊंची आवाज में रोने की आदत नहीं थी। सोहायमा ने पीछे मुड़कर देखा। लंबी सड़क रात की फैलती धुंध ने ढांप ली थी। उसे अंदाजा नहीं हो सका कि वह कितनी दूर से पैदल चलती आ रही है। कांच सी नीली आंखों में आंसू उभरने लगे। थकावट से उसका वजूद अब टूट रहा था। एक कदम उठाना भी मुश्किल था। कहाँ जाऊं मैं इस रात के वक्त? या अल्लाह मेरी मदद कर, वह बेख्तियार से सककर बोली। काली चादर को उसने कसकर अपने गर्द लपेट लिया था। ठंड बढ़ती जा रही थी। सर्द हवा उसके जिस्म को काट रही थी। लॉन का हल्का सा जोड़ा ठंड रोकने में नाकाम था, और यह पतली सी चादर तो बिल्कुल भी नहीं। ये चादर उसकी माँ की थी। माँ का चेहरा याद आते ही सोहायमा की पलकें फिर भीगने लगीं। अचानक वह चौंकी। गली का मोड़ मुड़ते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा पार्क का दरवाज़ा नजर आया। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी में खुले दरवाजे से अंदर रखी बेंचें दिखाई दे रही थीं। सोहायमा का दिल चाहा कि वह कुछ देर बैठ जाए। एक डर भरी नज़र उसने पीछे डाली। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लगता नहीं था कि वे उसका पीछा करते हुए हवेली से बाहर निकले हों। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए वह पार्क में दाखिल हुई। आधी रात के इस वक्त पार्क में कोई झीरूह मौजूद नहीं था। 21 साल की इस लड़की को एक पल के लिए डर महसूस हुआ। सुनी सुनाई जिन्न और भूतों की सारी कहानियां दिमाग में गूंजने लगीं। फिर उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखर गई। जिन्नों और भूतों से ज्यादा तो इंसान खौफनाक होते हैं। फिर मुझे किस बात का डर? दिल को मजबूत करती वह नीम अंधेरे में कदम रखती एक बेंच पर जाकर थके टूटे अंदाज में बैठ गई। 2 पट्टी चप्पल उतार कर उसने पैर ऊपर किए। जगह जगह जख्म बने हुए थे। पता नहीं मेरे नसीब में और कितनी आजमाइशें हैं। मैंने जो किया वह ठीक था या गलत? अब की बार आंसू बाकायदा उसकी आंखों से बहने लगे। अचानक वह चौंकी। हल्की हल्की गुर्राहटें उसके कानों में पड़ीं। सोहायमा का दिल उछलकर हलक में आ गया। वह चाहे बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, मगर थी बिल्कुल भी बहादुर नहीं। झटके से उठकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही दूरी पर 2 कुत्ते उसकी मौजूदगी से परेशान होकर दांत निकालकर उस पर गुर्रा रहे थे। उनकी गोल गोल काली आंखों में उसे अजीब सी वहशत नजर आई। वैसी ही वहशत जैसी अक्सर सरमद अली की आंखों में दिखती थी। एक झुरझुरी सी उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटाए। कुत्तों की गुर्राहटें और खतरनाक होती जा रही थीं। उन्हें रात के इस पहर पार्क में किसी इंसान की उम्मीद नहीं थी। अचानक एक कुत्ता जोर से भौंका। सोहायमा का दिल उछल पड़ा। उसके होंठों से हल्की सी चीख निकल गई। वह घबराकर बेंच पर चढ़कर खड़ी हो गई। दूर घास पर लेटे 2 और कुत्ते भी इस खेल में शामिल हो गए। वे हमले की तैयारी कर रहे थे और सुहायमा की रगों में खून जमने लगा था। पार्क का गेट दूर था। वह वहां तक भागकर नहीं जा सकती थी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? उसने बेबसी से आंखें मींच लीं। तभी पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज उभरी। कुछ नहीं करेंगे ये, आप बेफिक्र होकर नीचे उतरें। वह झटके से मुड़ी। न जाने वह आदमी कहाँ से आया था। उसका यूनिफॉर्म और कंधे पर लगे बैज बता रहे थे कि वह पुलिस में किसी ऊंचे रैंक पर है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दाढ़ी नहीं थी, सिर्फ मूंछें थीं। सोहायमा उसके नक्श ठीक से देख नहीं पाई, मगर वह जो भी था बेहद खूबसूरत था, और इस वक्त तो जैसे उसका मसीहा बनकर आया था। आप बेंच से नीचे उतरें और मेरे पीछे आ जाएं। वे सिर्फ आपको परेशान कर रहे हैं, हमला नहीं करेंगे। अब की बार उसने फिर नरम आवाज में कहा था। सहायमा की टांगें लड़खड़ाने लगीं। कुत्तों की गुर्राहटों में फिर ज्यादा इजाफा होने लगा। सामने खड़ा अजनबी आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़ा कोई पत्थर उठाया था। कुत्ते एकदम जोर जोर से भौंकने लगे। 1-2 ने आगे बढ़ने की कोशिश भी की। सुहायमा के होंठों से एक चीख निकल गई, मगर उस यूनिफॉर्म वाले अजनबी ने बिना एक कदम पीछे हटे कुत्तों के झुंड को भगा दिया। वे गुर्राते हुए पलटकर पार्क के खुले दरवाजे से बाहर निकल गए थे। उसकी धड़कनें रुकने लगीं। कुत्ते तो भाग गए थे, मगर अब यह इंसान कौन था? वह पुलिस वाला था, और पुलिस वाले से इस वक्त भिड़ंत उसे किन मुसीबतों में डाल सकती है, यह बात वह अच्छी तरह जानती थी। कौन हैं आप?
और रात के इस पहर पार्क में आप क्या कर रही हैं? वॉक करने का शौक दिन के उजाले में पूरा नहीं हो सकता। जो आप आधी रात को यहाँ मौजूद हैं, उसने पलटकर एक गहरी नज़र सहायमा के थके हुए वजूद पर डाली थी। उसने घबराकर चादर से अपने चेहरे पर नकाब किया। मैं यहाँ से गुजर रही थी, बस थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। उसे बस यही जवाब सूझ सका। अजनबी के चेहरे पर एक मलामती सा असर उभर आया। रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे आप पार्क के बाहर से गुजर रही थीं। मैं सच में पूछ रहा हूँ, क्या आप इंसान ही हैं? क्योंकि कोई इंसान, और ख़ास कर एक लड़की, रात के 2 बजे इन सुनसान सड़कों पर ऐसे ही नहीं गुजरती। वह 2 कदम चलता उसके करीब आया था। सुहायमा ने घबराकर ज़मीन पर रखा जूता पहना। वह फरार का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने आपसे कुछ पूछा है, कौन हैं आप और यहाँ क्या कर रही हैं? अब की बार उसकी आवाज़ में सख्ती उतर आई थी। उसका दिल जोर से धड़का। आप कौन हैं और क्यों मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको क्या लगे मैं रात के इस पहर कहाँ हूँ और कहाँ नहीं? मैं 21 साल की हूँ और जहाँ मेरा जी चाहे वहाँ जा सकती हूँ। आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? वह लड़खड़ाते लहजे में बोलती चली गई। नज़रों ही नज़रों से उसने अपने और पार्क के दरवाजे के बीच का फासला नापा। फरार होने में तो वैसे भी वह माहिर हो चुकी थी। अब एक बार और सही, एक और शख्स पीछे लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं कौन हूँ? ज़रा गौर से देखिए। देखने में तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं। शायद आपको मेरा नाम पढ़ना आ जाए और मेरा ओहदा भी सवाल करने का हक रखता हूँ। मैं वह कदम कदम चलता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुहायमा ने कांपती पलकों के साथ नज़र उठाई। उसके चौड़े सीने पर एक तरफ उसका नाम लिखा था। मीरान शाह रैंक बता रहा था कि वह डीएसपी है। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। सुहायमा को उस पर रश्क आया। 35 की उम्र में वह अपनी मंजिलों को पा चुका था, जबकि वह भटकती फिर रही थी। मुझे बताइए, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई आपके पीछे लगा है? क्या आपको किसी से डर है? अब की बार वह नरम जांचती हुई आवाज में बोला था। सुहायमा का दिल डर से कांप उठा। पुलिस ये पुलिस वाला है। पुलिस तो हमेशा से उनके गुलाम रहे हैं। मैं इसे जैसे ही कुछ बताऊंगी, ये जाकर उन लोगों को खबर दे देगा और फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। ये मुझे पकड़कर वापस वहीं ले जाएगा, उसी हवेली में जहां अब की बार तो वे मुझे मार ही डालेंगे। वह बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। उसने पलटकर देखा। पार्क की दूसरी तरफ एक बड़ा सा दरवाज़ा नजर आ रहा था। वह दरवाज़ा भी खुला था। यह अजनबी उसी दरवाजे से अंदर आया था। सहायमा ने साना देखा ना, तो उल्टे कदमों भागते हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। उसकी उम्मीद के बिल्कुल खिलाफ वह डीएसपी उसके पीछे नहीं भागा, बल्कि बेहद सकून से उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अंधाधुंध भागती उसकी काली चादर सिर से खिसक गई। रेशमी बाल बिखर गए। भागते भागते उसने पार्क का बड़ा सा दरवाज़ा पार कर लिया। दूसरी तरफ चौड़ी सड़क थी जिसमें एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वह अंधेरे में दूर तक भागती चली गई। सांस फूलने लगी तो वह बेइख्तियार रुक गई। मैं कहाँ जाऊं? काश कोई मुझे किसी यतीम खाने का पता बता दे। काश कोई मदद कर दे। वह रोने के करीब थी। धौंकनी जैसी सांसों को संभालते उसने बढ़ती प्यास को नज़रअंदाज किया। पिछले कई घंटों से वह भूखी प्यास थी। अब यह एहसास होने लगा था। तभी सामने एक गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स उभरीं और ज़ोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी उसके बराबर में रुकी। वह उछलकर मुड़ी, लगभग बेहोश होने के करीब थी। उसी वक्त गाड़ी का अगला दरवाज़ा खुला। अंदर बैठ जाइए। रात के इस वक्त अगर किसी ने अंदाज़ा कर लिया कि आप बिना किसी मंजिल के सड़कों पर घूम रही हैं, तो नहीं पता आपके साथ क्या होगा। आजकल वैसे भी जवान लड़कियों के खिलाफ होने वाली वारदातें बहुत बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही एक गैंग को पकड़ने के लिए मैं रात को यहाँ मौजूद था। मुझे तो लगता है आप भी उनका शिकार बनने वाली थीं। वही मजबूत भारी आवाज़। ड्राइविंग सीट से उभरी सहायमा ने पलटकर बेबस नज़र सड़क पर डाली तो उसे लगा वह ठीक कह रहा था। न जाने कितनी रात बीत चुकी थी। वह अपनी मर्जी से चलती रहती तो कहीं भी नहीं पहुंच सकती थी, मगर यह पुलिस वाला था। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, इस बारे में आप मुझसे एक सवाल भी नहीं करेंगे। वह दिल कड़ा करके बोल उठी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे मीरान शाह ने एक दिलचस्पी भरी नज़र उस लड़की पर डाली जो मुसीबतों से चारों तरफ से घिरी हुई थी, मगर अपनी शर्तें मनवा रही थीं। उसने कंधे उचकाए, जैसे तुम्हारी मर्जी अंदर आ जाओ वरना तैयार हो जाओ।
उन कुत्तों के लिए जिनके झुंड को मैंने भगाया था, वे दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आ रहे हैं। बात अभी मीरान के मुंह में ही थी जब वह तेजी से खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। मीरान शाह के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान उभर आई, इसीलिए यह लड़की उसे कुछ अजीब लग रही थी। एक पहेली, इतनी बात तो उसे अंदाजा हो ही गया था कि वह किसी से भाग रही है, शायद किसी घर से, मगर किसी सामान्य घर से भागी हुई तो वह बिल्कुल नहीं लगती थी। उसका हुलिया बता रहा था। चादर पुरानी थी, कपड़े उससे भी ज्यादा पुराने, मगर दाएं हाथ की तीसरी उंगली में सोने की एक भारी अंगूठी चमक रही थी। उसके कानों में सोने की बालियां थीं और नाक में हीरे की लौंग। वह किसी अमीर खानदान से थी, मगर उसकी यह हालत क्यों थी? यही वे सवाल थे जिन्होंने मीरान शाह को उसकी मदद करने पर मजबूर किया था। अंदर बैठते ही सुहाइमा की नज़र डैशबोर्ड में रखी पानी की बोतल पर पड़ी। सारी मर्यादा और सारी सावधानियां भूलकर उसने झट से हाथ बढ़ाकर वह बोतल उठा ली। मीरान ने हैरानी से उसे देखा। बोतल का ढक्कन खोलते ही उसने पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की थी और बेचैनी से पानी पीने लगी। न जाने कितनी देर की प्यास थी। थोड़ी देर बाद उसने बोतल खत्म कर दी। बोतल का ढक्कन बंद करके उसने जानबूझकर मीरान शाह की ओर देखने से परहेज किया। ये लो, ये खा लो, लगता है तुमने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। उसने पैंट की जेब से एक चॉकलेट निकालकर सुहाइमा की तरफ बढ़ाई। मीरान शाह ने गौर से उसका चेहरा पढ़ा। वह चॉकलेट लेना चाहती थी, यह उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, मगर पता नहीं कौन सी चीज़ उसे रोक रही थी। कुछ पल के संकोच के बाद उसने हाथ बढ़ाकर चॉकलेट ले ली। रैपर खोलते ही वह कांपते हाथों से चॉकलेट खाने लगी। मीरान शाह ने रुख मोड़कर गाड़ी स्टार्ट की। यह लड़की अपने भीतर एक कहानी छुपाए हुए थी, और वह कहानी क्या थी यह वह जल्द ही जान लेगा। सिर्फ एक रात गुजर जाए, सुबह मैं फिर भाग जाऊंगी। जब तक यह हवेली वालों को खबर करेगा, मैं इसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होंगी। चॉकलेट खाते हुए सुहाइमा ने खुद को समझाया, बिना यह जाने कि पीछे से आधी मौत उसकी गंध सूंघ चुकी थी और बहुत जल्द वह उस तक पहुंचने वाली थी। वह सुहाइमा इब्रार शाह थी, बचपन से ही अपने चाचा के बेटे से मंगनी की हुई, जिसका नाम उसकी धड़कनों में बसता था। फारूक अली शाह, जिस दिन उसकी 19वीं सालगिरह गुजरी, उसके अगले ही दिन उसकी जिंदगी तबाह हो गई। चारपाई पर पड़ा उसका अपाहिज पिता इलाज के लिए बड़े भाई का मोहताज था। सुहाइमा को समझ नहीं आता था कि जब उनका चाचा शानदार सी पुश्तैनी हवेली में रहता था, तो वे लोग हवेली के साथ लगे छोटे से 2 कमरों के घर में क्यों रहते थे। बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर तो दोनों भाइयों का बराबर हक था, लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला और उसके दिल में भी चाचा चाची के खिलाफ कभी नफरत नहीं आई थी। इतना सब कुछ तो वे उनके लिए करते थे, भला मैं जमीनों का काम कैसे देख सकता हूँ? दोनों टांगों से लाचार हूँ। तुम्हारी माँ अरसा हुआ गुजर चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। भाई साहब ने खुद तुम्हारा हाथ मुझसे मांगा था और अब तुम उनके घर की बहू बनने वाली हो। हवेली पर राज करोगी तुम। सब कुछ तो उन्होंने दे दिया। अपना सबसे काबिल बेटा फारूक के जिक्र पर वह शर्मा कर सर झुका गई थी। बाप की यही बातें उसे तसल्ली देती थीं। उस दिन भी फारूक उन्हें डॉक्टर को दिखाने शहर ले जा रहा था। सुहाइमा ने दरवाजे की ओट से उसे देखा। ऊंचा लंबा खूबसूरत फारूक को देख उसका दिल तेजी से धड़का। फारूक ने इब्रार अली शाह को गाड़ी में बिठाया और लेकर चला गया। सुहाइमा छोटे से घर के कामकाज में लग गई। दोपहर के 12, फिर 1, फिर 2 बज गए। शाम का समय भी निकलने लगा तो वह घबरा उठी। इतनी देर तो डॉक्टर के पास कभी नहीं लगी थी। वह घबराकर अपने छोटे से घर और हवेली के बीच का दरवाज़ा पार कर मार्बल लगे हवेली के दालान में पहुंची। चाचा जान, अभी तक बाबा जान घर नहीं आए, आप प्लीज़ फ़ोन करके मालूम कर लें, उसने घबराई हुई आवाज़ में अपने चाचा जान से कहा, जो कर्फ लगने वाले कपड़ों में बेहद शान से सोफे पर बैठे थे। उन्होंने एक नज़र सुहैमा पर डाली, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, हवेली के दरवाजे पर एक कोहराम सा मच गया था। आह और बका उठ रही थी। ये नौकरों की चीख पुकार थी। जिस गाड़ी में फारूक अली शाह अपने चाचा को लेकर अस्पताल गया था, उस गाड़ी का बुरा ठी हादसा हो गया था और अबरार अली शाह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। सुहैमा को लगा जैसे सातों आसमान उसके सिर पर गिर पड़े हों। उसे अपने पिता से बेहद प्यार था और उनकी इस अचानक मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उनकी लाश को अंदर लाया जा रहा था और उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देख सके। वो तो उनकी सेहत के लिए दुआ करती थी और आज तो वो इस दुनिया से ही चले गए थे।
सारी चीखें, सारी सिसकियां सुहैमा के होंठों में ही दबकर रह गईं। अचानक उसके अंदर सवाल उठा, फारूक वो भी तो बाबा जान के साथ गया था, कहीं वो भी? उसने कांपती पलकों से ऊपर देखा। लाश को उठाकर अंदर लाने वालों में वो भी शामिल था। हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। उसका चेहरा खतरनाक हद तक गंभीर था। सुहैमा का दिल बैठने लगा। गम की शद्दत से उसकी आंखें बंद हो रही थीं और थोड़ी ही देर में उसका दिमाग गहरी अंधेरों में डूब चुका था। जब उसे होश आया, अबरार अली शाह को दफनाया जा चुका था। वो चीख उठी, मुझे बाबा जान को देखना था, मैं आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं सकी। आपने इंतज़ार क्यों नहीं किया? वो तड़प तड़प कर रो रही थी। चाची जान आगे बढ़कर उसे प्यार से अपने साथ लगा लिया। तुम्हारे बाप की लाश की हालत बहुत खराब थी, हम उन्हें नहीं रख सकते थे। अब तुम बेसहारा हो, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हैं। ये फारूक के नाम की अंगूठी है जो मैं तुम्हारे हाथ में पहना रही हूँ। उन्होंने फौरन अपने हाथ से मोटी सोने की अंगूठी निकालकर सुहैमा की उंगली में पहना दी। वो सन्न रह गई। बेनाम सगाई आज नाम पा गई थी, मगर कितने बुरे हालात में जब उसका बाप ही इस दुनिया में नहीं रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। चाची जान कमरे से बाहर चली गईं। पिता मर चुके थे, मगर शुक्र था कि वो अपनों के बीच थी। वो अपने जो उस पर जान निसार किया करते थे, वो सर ढांपे कमरे में पड़ी रहती। माता पिता को याद करके रोती रहती। उसे इंतज़ार था कि फारूक आएगा, सिर्फ एक बार आएगा तो सही, मगर आकर उसे दिलासा तो देगा। आते जाते वो उससे बात कर लिया करता था। उसकी नज़रों में सुहैमा को देखकर एक नरम सा एहसास तो जगा ही करता था। भले ही दोनों के बीच कोई वादा नहीं था, मगर एक हफ्ता बीत गया, वो नहीं आया। नौकरानी उसका खाना कमरे में ही दे जाती थी। एक हफ्ते बाद सुहैमा ने हिम्मत करके बिस्तर से उठना चाहा। वो ताजी हवा लेना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उसे पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने 2-3 बार कोशिश की, दरवाज़ा खोलो, शायद गलती से लॉक हो गया है। उसने 2-3 बार दरवाज़ा पीटा। बाहर से नौकरों की आवाज़ें आ रही थीं, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुहैमा को अजीब सा लगा। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, सुनते क्यों नहीं हो? चाचा जान को बुलाओ, मैं शिकायत करूंगी कि तुम लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। वो जोर से चिल्लाई। अब की बार सन्नाटा छा गया। कदमों की आहट दरवाजे की तरफ आई। सुहैमा ने राहत की सांस ली। लॉक में चाबी घूमने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। सामने चाचा जान खड़े थे और उनके पीछे चाची जान। दोनों के चेहरों पर सख्ती थी, वो नरमी, वो प्यार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शुक्र है चाचा जान, आपने दरवाज़ा खोल दिया। पता नहीं नौकरानी ने क्यों बंद कर दिया, वो धीमी आवाज़ में बोली। वो दोनों कमरे में आए और चाची जान ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। देखो सुहैमा, तुम कम उम्र हो और मैं नहीं चाहता कि तुम बुरे हाथों में पड़ो। तुम्हारे पिता के नाम बहुत ज़मीन जायदाद थी, चूंकि वो मजदूर नहीं थे, इसलिए सारी जायदाद मेरे पास रखी थी। अब वक्त आ गया है कि तुम कानूनी तौर पर ये सब मेरे नाम कर दो। तुम जानती हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत मुश्किल होते हैं। उन्होंने कागजात सामने रख दिए। सुहैमा ने हैरानी से कागजात देखे। ये जायदाद अगर उसके पिता के नाम थी, तो वो हर काम के लिए बड़े भाई की तरफ क्यों देखते थे? उन्होंने कभी पूरी बात क्यों नहीं बताई? ये कौन सी ज़मीनें हैं, कौन सी जायदाद है जो बाबा जान के नाम थी? चाची जान आगे आईं, अब बस भी कर दो। क्या पढ़ोगी इन कागज़ों को? वैसे भी कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है। शादी के बाद अपने पति को संभालना। इन कागज़ों और कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? उन्होंने कागजात छीनकर वापस मेज़ पर पटके थे। दोनों का अंदाज अजीब था। सुहैमा का दिल जोर से धड़का। मेरी शादी, आप लोगों ने शादी की तारीख तय कर दी? उसके सवाल पर चाचा जान ने बेजारी से सिर हिलाया। हाँ, मगर शादी से पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। तुम इन कागज़ों पर दस्तखत कर दो। अचानक दरवाज़ा जोर जोर से धमकने लगा। बाहर से बेसिर पैर की आवाज़ें आ रही थीं। सुहैमा के साथ चाचा और चाची दोनों चौंक गए। सरमद आया है उसे, मैं बताकर आई थी कि मैं सुहैमा के कमरे में जा रही हूँ, चाची जान ने प्यार भरे अंदाज में कहा। सरमद उनका छोटा बेटा था, मानसिक रूप से कमज़ोर, कद काठी से पूरा जवान, मगर दिमाग सिर्फ एक 5 साल के बच्चे जितना। चाची जान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गया।
मेरी दुल्हन, मैं इसे लेकर जाऊंगा। वो अचानक आगे बढ़कर सुहैमा की कलाई पकड़ने लगा। वो घबराकर पीछे हटी। सरमद के होठों से लार बह रही थी। कपड़े साफ थे मगर मुंह पर जगह जगह खाना लगा था। आस्तीन पर छींटे थे, बिखरे बाल और आंखों में अजीब सी वहशत। सुहैमा का दिल बुरी तरह कांप उठा। मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कह रहे हो चाची जान? वो हमेशा से सरमद से डरती आई थी। चाची जान ने नफरत भरी नजर उस पर डाली। इतनी गुस्से से क्यों देख रही हो मेरे बेटे को? सही कह रहा है वो, तुम्हारी शादी हम फारूक के बजाय सरमद से कर रहे हैं। फारूक पढ़ा लिखा जवान आदमी है, उसे बहुत से काम करने हैं, और तुम लावारिस बनकर हमारे सिर पर पड़ी हो। अगर उसे तुम्हारे साथ बांध दें तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और सरमद को एक प्यार करने वाली बीवी की जरूरत है। शादी के बाद इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। अब तुम जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत करो और दोबारा दरवाजा मत पीटना, बेवजह हंगामा मचाए रखती हो। चाची जान ने सरमद को पुचकारते हुए उसके सर पर हाथ फेरा था। सुहैमा को लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसने यकीन न करते हुए चाचा के चेहरे को देखा। साफ लग रहा था वो भी इस चाल में बराबर के हिस्सेदार थे। ये नहीं हो सकता, मैं फारूक की मंगेतर हूं। आपने खुद मेरे हाथ में उसकी अंगूठी पहनाई थी। वो रोहानसी होकर पीछे हटी। चाची जान ने नफरत से कहा, ये अंगूठी सरमद के नाम की है। फारूक तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, वो किसी और को चाहता है। अब ज्यादा ड्रामा मत करो, शादी तुम्हारी सरमद से ही होगी। चाची जान जहर उगल रही थी। वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैं दस्तखत नहीं करूंगी और न ही सरमद से शादी करूंगी। अगर मेरे पिता की जायदाद है तो वो मुझे दी जाए, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। वो रोहानसी हो उठी। चाचा और चाची का ये बर्ताव उसे अंदर तक काट रहा था। चाचा जान लाल आंखों से मुड़े साइन करती हो या दो थप्पड़ लगाऊं, उन्होंने कहा ही नहीं था। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सुहैमा को मारा भी, फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन दोनों हाथों से दबोच ली। पहले तेरा बाप, वो मनहूस आदमी, अकड़ दिखाता रहा। मैंने उसे एक्सीडेंट करवाकर पंगु बनाया, फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई, और अब मेरे बेटे फारूक ने उसे अगले जहां पहुंचा दिया। मैंने मरवाया है तेरे बाप को अपने बेटे के हाथों, और अगर तूने जरा भी ऊंच नीच की तो तेरी भी जान ले लूंगा। नहीं करती साइन तो मत कर, मैं तेरा मोहताज नहीं। उन्होंने जेब से नीला डिब्बा निकाला। रोती तड़पती सुहैमा का अंगूठे का निशान लेकर कागजात पर जगह जगह लगा दिया। वो किसी लाह की तरह गिड़गिड़ाती रही। आंसू उसकी नीली आंखों से टूट टूट कर बह रहे थे। उसका दर्द, उसकी चीख, उसके आंसू सब बेकार हो गए थे। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। ये उसके अपने नहीं थे, बल्कि उसका अस्तित्व नोचने वाले गिद्ध थे। लीजो, हो गया मेरा काम। अब इसे कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे, दरवाज़ा मत खोलना, कोई ज़रूरत नहीं। इसे खाना देने की शादी के बाद ही खाना मिलेगा। शादी की तैयारियां करो। उन्होंने फतेह के अंदाज में कागजात समेटे। चाची जान सरमद को लेकर बाहर चली गईं। वो अब भी मेरी दुल्हन बड़बड़ा रहा था। सुहैमा जानती थी अब उसकी किसी विनती की कीमत नहीं। अब वो रो रही थी, तड़प रही थी। बाप की मौत का सदमा अब भी भुलाया नहीं था कि ये साजिश सामने आ गई। वो जान गई थी वो सरमद से शादी नहीं करेगी, मगर यहाँ से भागना नामुमकिन था। शायद वो रोकर अपनी किस्मत मान भी लेती, अगर अगली रात उस अजीब से एहसास से उसकी आंख न खुलती। वो भूख से निढाल, पता नहीं कब सो गई, मगर गाल पर किसी ठंडी सी छुअन ने उसे जगा दिया। वो घबरा कर उठी। मेरी दुल्हन कितनी प्यारी है, बिल्कुल मक्खन जैसी। ओ मेरे कमरे में चलो, तुम यहाँ क्यों रहती हो? भीगे टूटे लहजे में कोई उसके सिरहाने बैठा था। वो सरमद था। सुहैमा की चीख निकल गई। शोर मत करो, अम्मी आ जाएंगी, अम्मी पकड़ कर मारेंगी, कोई भूत भी आ जाएगा। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। सुहाइमा की आंखें डर से फैल गईं। वह जवान आदमी था। उसकी भारी सांसें सुहाइमा के वजूद से टकरा रही थीं। वह शायद इन जज्बात से अनजान था, मगर था तो वह एक मर्द ही। रात के उस अंधेरे में वह उसके इतना करीब बैठा था कि सुहाइमा का खून उसकी रगों में जमने लगा। वह पसीने में भीग गई। जाओ यहाँ से सरमद, ये क्या कर रहे हो? उसने उसे परे धकेलना चाहा, मगर अचानक ही उसने सुहाइमा को दबोच लिया था। मारो मत, मुझे मारो नहीं, मुझे गंदी गंदी दुल्हन। वह उसे दोनों हाथों से मारने लगा था। सुहाइमा को अपना आप किसी हकीर कीड़े की मानिंद लगा। उसने पूरी कौवत से सरमद को परे धकेला, तब भी वह उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाई।
आखिरी हल के तौर पर उसने चीख चीख कर मुलाजिमों को आवाज़ें लगाई थीं। न जाने कोई कितनी देर बाद आया। तब तक वह उसे कई धक्के और मुक्के जड़ चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। नींद में डूबी किसी मुलाजिमा ने यह मंजर देखने के बाद चाचा जान को इत्तला दी थी, जो वहां आकर सरमद को ले गए थे। मगर सुहाइमा को अपना मुस्तकबिल अब साफ नजर आ रहा था और उसी रात उसने फैसला कर लिया था। इस सारे हंगामे में भी दरवाज़ा खुला रह गया था। साइमा ने घड़ी पर निगाह डाली। रात का 1 बज रहा था। ये कपड़े उसने कई रोज़ से पहन रखे थे। एक काला रंग की चादर भी उसने कई रोज़ से अपने गर्द लपेट रखी थी। वही चादर लपेटते वह कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकल आई। चाचा के कमरे में हंगामा बरपा था। सरमद को दौरा सा पड़ गया था और सब उसे संभालने की कोशिश में हलकान थे। किसी का ध्यान सुहाइमा की तरफ न था। मौका अच्छा था। वह आंसू भरी आंखों को रगड़ते अंधाधुंध भागते हवेली के पिछवाड़े से बाहर निकल आई थी। उसे पता था जल्दी या बदेर इन सब को उसके फरार का इल्म तो हो ही जाएगा और वह तब तक यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वे उसे आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। इतना तो वह भी जानती थी। वह पढ़ी लिखी थी, कॉलेज की तालीम हासिल कर रखी थी। वह कहीं पर भी अपनी जायदाद के हक के लिए दावा दायर कर सकती थी। मगर उसके दुश्मन इंतहाई ताकतवर लोग थे। वे अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते थे और वे तब तक सुकून से नहीं बैठने वाले थे जब तक वे सुहाइमा को ख़त्म न कर दें। गाड़ी एक झटके से रुकी तो सुहाइमा ने चौंक कर आंखें खोलीं। न जाने किस पल उसकी आंख लग गई थी। ये मेरा घर है, नीचे आ जाओ, तुम यहाँ महफूज रहोगी। वह एहतमीनान से कहता हुआ अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर रहा था। सुहाइमा ने एक बेबस निगाह उस बड़ी सी कोठी पर डाली जिसकी तख्ती पर मीरान शाह का नाम जगमगा रहा था। बाहर गार्ड खड़े थे। क्या मैं वाकई यहाँ पर महफूज रहूंगी या फिर ये कोई नई जेल है? दिल कड़ा करते उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे कदम रखा। वह खुद तो अंदर कहीं गुम हो गया था जब वह अपने धड़कते दिल को संभालती अंदर दाखिल हुई। एक मुलाजिमा वहां मौजूद थी। आइए बीबी, आपका कमरा दिखा दूं। तासुर अंदाज में कहती मुलाजिमा उसे लेकर एक समत को बढ़ गई। ये एक दरमियानी दर्जे का कमरा था जहां हर सहूलत मौजूद थी। मुलाजिमा ने एक साफ सुथरा लिबास भी उसे लाकर दे दिया और खाना भी हर सहूलत मयस्सर आ गई थी। मगर दिल था कि किसी तौर मुतमिन नहीं हो रहा था। वह यहाँ से भी भाग जाना चाहती थी और अब उसे लग रहा था कि उसने मीरान शाह की बात मानकर गलती की थी। क्या पता ये भी हवेली वालों का कोई जानने वाला हो। ना मालूम ये मेरे साथ क्या सुलूक करें। यहाँ से आप भाग भी नहीं सकती। दरवाजे पर इतनी सिक्योरिटी मौजूद है। वह लल्लब कचले हुए बेबस अंदाज में सोच रही थी। उसे अपने वजूद से उलझन सी होने लगी थी। सरमद का लम्स अभी तक उसके पूरे तन और बाजुओं पर मौजूद था। उसे निजात हासिल करना जरूरी था। सो न चाहने के बावजूद उसने बिस्तर पर पड़ा हुआ मुलाजिमा का दिया हुआ जोड़ा उठा लिया। नहा धोकर जब वह कपड़े बदलकर बाहर निकली तो उसे अपना आप काफ़ी बेहतर लग रहा था। अगर मैं हवेली से भाग सकती हूँ तो यहाँ से भी भाग सकती हूँ। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी ज़िंदगी की जंग खुद लड़ूंगी। पहली दफ़ा उसने खुद को तसल्ली दी थी। मेज़ पर गर्मा गर्म खाना रखा था। कुर्सी खींचकर बैठते ही उसने पहला फैसला खाना खाने का किया था। भूख लड़ने की कुव्वत छीन लेती है और अभी उसे बहुत सी लड़ाई लड़नी थी अपने दुश्मनों से और उस शख्स से जो कहने को तो उसका हमदर्द था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी। जैसे ही सुबह का उजाला फैलेगा मैं किसी बहाने से यहाँ से निकलकर गुम हो जाऊंगी। पक्का इरादा करते हुए वह सिर्फ कुछ मिनट सोने के इरादे से लेटी थी, मगर उसे होश तब आया जब मुलाजिमा ने उसका कंधा हिलाया। उठ जाइए बीबी, दोपहर के 2 बज रहे हैं। वह हार मानकर उठी। दोपहर के 2 घबराकर उसने पैरों में चप्पल डाली। तुम्हारा मालिक कहाँ है? वह पुलिस वाला। उसने बेख्तियार मुलाजिमा से पूछा था। मुलाजिमा के चेहरे पर एक मोहब्बत भरा तासुर बिखर गया। साहब तो कहीं बाहर चले गए हैं, आप नीचे आ जाएं, मैं आपके लिए मेज़ पर खाना लगा देती हूँ। मुलाजिमा की बात ने सुहाइमा के दिमाग में अजीब तरह से क्लिक किया। मालिक घर में मौजूद नहीं था, वह यहाँ से फरार हो सकती थी। ठीक है, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना लगाओ, मैं नीचे आकर खाऊंगी। मुलाजिमा को नीचे भेजकर वह तेजी से पलटी। उसकी काली चादर पर जगह जगह धूल जमी थी, सो उसने चादर वहीं मेज़ पर रखी और अपने ड्रेस के साथ का दुपट्टा अच्छे से फैलाकर खुद पर लपेटते नीचे चली आई।
वह बेहद एहतियात से पूरे घर का जायजा ले रही थी। बड़ा शानदार अंदाज में बना हुआ घर था। घर में मुलाजिम मौजूद थे, मगर किसी ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। मुलाजिमा डाइनिंग टेबल पर उसका खाना रख चुकी थी। मुझे 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। खाने पर एक नज़र डालते सुहाइमा ने सामान्य लहजे में कहा था। मुलाजिमा सर हिलाते हुए किचन की तरफ लौट गई। सुहाइमा तेजी से पलटी। शुक्र था कि उस वक्त लाउंज या डाइनिंग रूम में कोई और मुलाजिम मौजूद नहीं था। घर का अंदरूनी दरवाज़ा खोलते हुए वह बाहर लॉन में निकली। लॉन भी खाली था। दिन का वक्त होने की वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। हाँ, मगर सुहाइमा को याद था कि मेन गेट के बाहर उसने कल 2 गार्ड खड़े देखे थे। यकीनन वे दोनों अब भी मौजूद होंगे। उसे किसी न किसी तरह उन्हें चकमा देकर निकलना था, और उसे पता था कि उसे गार्ड्स से क्या कहना है। लज़ती टांगों के साथ जब वह दरवाजे के पास आई तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। दरवाज़ा लॉक नहीं था, खुला था। तेज़ी के साथ दरवाज़ा खोलते ही उसने बाहर कदम रखा। दरवाजे के दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, मगर दोनों ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दोनों का रुख दूसरी ओर था। सुहाइमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दोनों की मौजूदगी में यहाँ से भागने वाली थी, मगर इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाती, उसके पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हुई। सामने से एक काली कार आकर घर के ठीक सामने रुकी थी। उस स्याह कार को वह अच्छी तरह पहचानती थी। बड़ी शानदार सी कार। यह कार उसके चाचा तबरेज़ अली शाह की थी। सैकड़ों बार उसी कार में लेकर तो फारूक अली शाह उसके बाप को अस्पताल गए थे। यह कार यहाँ क्या कर रही थी? वो लोग यहाँ क्यों आए थे? सुहाइमा की धड़कनें थमने लगीं। सिर्फ एक लम्हा लगा उसे खुले दरवाजे से पलटकर वापस अंदर कदम रखने में, और उसी एक लम्हे ने उसे बचा लिया। कार में बैठे तबरेज़ अली शाह की नज़र सुहाइमा पर नहीं पड़ी थी। अपनी हथेली को होंठों पर जमाए सुहाइमा ने चीख को बाहर आने से रोका। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसी दरार में से उसे दिख रहा था। काली कार दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। ड्राइविंग सीट से तबरेज़ अली शाह नीचे उतरे और उनके साथ ही फारूक अली शाह भी, मगर अंदर आने के बजाय वे वहीं ठहर गए। दोनों के चेहरों पर बड़ी खुशामद भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। और तभी सुहाइमा ने वह मंजर देखा जिसने उसकी रगों में खून तक जमा दिया था। न जाने कहाँ से सड़क की दूसरी तरफ से चलता हुआ मीरान शाह आया था। उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। इस वक्त वह सादा कपड़ों में था, ट्राउज़र एंड टी शर्ट, जैसे किसी बेहद निजी काम से घर से निकला हो। उसने बेहद गर्मजोशी से आकर तबरेज़ अली शाह से हाथ मिलाया। कहाँ होते हैं आप? डीएसपी साहब, कई बार फ़ोन किया मगर आप कॉल रिसीव नहीं करते। एक बेहद अहम काम था। आपसे तस्वीर तो मैंने आपको रात में ही भेज दी थी। लगता है अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। यह तबरेज़ अली शाह की आवाज़ थी। सुहाइमा ने बेबसी से अपनी आंखें भींच लीं। वह खुद मौत के फंदे में चलकर फंसी थी। यह इन्हीं का आदमी था। मीरान ने यकीनन जानबूझकर रात उसे लिफ्ट दी थी। तबरेज़ अली शाह सुहाइमा की तलाश ही की बात कर रहे थे। ये बात 100% पक्की थी। मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल हमें इस लड़की का कोई पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा मैं खुद आपको तुरंत इत्तला कर दूंगा। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर आ जाएं। वैसे इस वक्त मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अगर फिर कभी मुलाकात हो तो बेहतर होगा। मीरान शाह ने संजीदा आवाज़ में जवाब दिया था। सुहाइमा को अपना आप ज़मीन में धंसता महसूस हुआ। न जाने किस तरह वह अपनी बेजान लाश को घसीटती हुई घर के अंदर आई। मुलाजिमा ने उसे देखकर चाय का कप मेज़ पर रखा था, मगर वह कुछ नहीं देख रही थी। धुंधलाई हुई आंखों से अपने रात वाले कमरे का रास्ता ढूंढते वह मुश्किल से अंदर पहुंची। कमरे का दरवाज़ा लॉक करते उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अब मैं फिर से उन्हीं लोगों के चंगुल में फंस गई हूँ। इस बार तो चाचा जान मेरा न जाने क्या हश्र करेंगे। मैंने जिस शख्स को अपना वसीला समझा वही मेरा दुश्मन निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे नहीं पता था कब कौन किस वक्त अंदर आकर उसे पकड़ कर ले जाएगा। उसकी धड़कनें इंतज़ार में ही रहीं। कान बाहर से आने वाली हर आहट पर टिके थे, मगर कोई नहीं आया। घड़ियां गुजरती रहीं, बाहर हल्की फुल्की आवाज़ें गूंजती रहीं, मगर कोई शोर शराबा न हुआ। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, मगर जल्दी या देर मीरान शाह उसे तबरेज़ अहमद के हवाले कर ही देगा। यकीनन किसी बड़ी रकम का लालच होगा या कोई बड़ी जायदाद हड़पना चाहता होगा, इसीलिए मुझे शिकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। सुहाइमा ने बेबसी से आंखें मींच लीं। दिमाग सुन्न सा हो रहा था। ठंडे फर्श से उठकर वह उस वक्त बेड पर जाकर लेट गई। उसे कुछ पता न था। वक्त गुजरता रहा।
शायद रात की शुरुआती घड़ियां थीं। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, हल्की सी दस्तक देकर कोई अंदर दाखिल हुआ। वह घबरा कर उठ खड़ी हुई। कौन है? अंदर मत आना, वरना मैं जान से मार दूंगी, वह कमज़ोर आवाज़ में बोली थी। अंदर आते ही मीरान ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया, जिसने हाथों में साइड टेबल पर रखा ऐश ट्रे उठा रखा था। वह वापस रख दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, और वैसे भी उस ऐश ट्रे से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कांच का नहीं है। दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए वह गहरी नज़रों से सुहाइमा को देख रहा था। क्योंकि आपने यह सब कुछ जानते थे, आप जानते थे मैं कौन हूँ, मेरी शक्ल देखते ही आपने मुझे पहचान लिया था, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मेरे बदले आपको क्या चाहिए? मेरे चाचा से खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। आप नहीं जानते वह कितने जालिम लोग हैं, क्या सुलूक करेंगे वे मेरे साथ। मैं बेकसूर हूँ, प्लीज़ मुझ पर रहम करें। वह एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। मीरान शाह चंद लम्हों तक उसे खामोशी से देखता रहा। जानता हूं तुम बेकसूर हो, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारा चाचा तुम्हें जान से मार देगा, बल्कि शायद उससे भी बुरा सुलूक करेगा। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मीरान शाह की आवाज़ पर सुहाइमा ने नज़र उठाई। वह अपनी बात पूरी कर चुका था, और फिर कमरे में ठहरा नहीं, पलटकर बाहर चला गया। वह यूं ही पत्थर की मूर्ति सी उसकी बात पर गौर करती रही। कुछ देर बाद वह वापस आया तो उसके हाथ में एक दस्तावेज था, और साथ में कुछ लोग। साइन करो, यह हमारा निकाहनामा है। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो वही करो जैसा मैं कहता हूँ। एक बार फिर कमरे में भारी आवाज़ गूंजी। सुहाइमा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। खुदा के लिए नहीं, ये सब मत करो, मुझे किसी खेल में मत शामिल करो, वह एक बार फिर गिड़गिड़ाई। मीरान शाह ने गहरी सांस ली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं ये बेकार का रोना धोना पसंद नहीं करता। साइन करो, वरना मैं जबरदस्ती भी करवा सकता हूँ। उसकी दो टूक आवाज़ ने सुहाइमा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया ना। चाहते हुए भी उसने मेज़ पर रखा पेन उठाया और कांपते हाथों से वहां साइन कर दिए, जहां उसके साथ आए मौलवी ने उंगली रखी थी। उसकी दुनिया पल भर में उजड़ चुकी थी। वह मसीहा जिस पर उसने भरोसा किया था, अब उसी ने उसकी दुनिया उलट दी थी। वह एक मुसीबत से बचकर भागी थी, और अब वह कई मुसीबतें मोल ले चुकी थीं। उसने एक अनजान शख्स से निकाह कर लिया था। आखिरी साइन करते ही सुहाइमा की आंखों से आखिरी आंसू टपका। कमरा लोगों से खाली हुआ तो मीरान शाह ने दरवाज़ा लॉक किया। तो अब आप क्या करेंगे मेरे साथ? कल रात मुझे वहीं मार देते तो इस सारी जिल्लत से न गुजरना पड़ता, और वैसे भी जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए निकाह की क्या ज़रूरत थी? वह तल्ख आवाज़ में बोली। मीरान शाह उसके पास आकर धीरे से उसके चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए। सुहाइमा का दिल चाहा वह खुदकुशी कर ले। बेबसी से आंखें मींचते उसने मीरान शाह के मजबूत लम्स को अपने इर्द गिर्द महसूस किया। वह कुछ नहीं बोला। शायद ज्यादा बोलने का आदी नहीं था, अमल करने का आदी था, और जो वह चाहता था वह कर चुका था। सुहाइमा की हैसियत वहां एक कठपुतली जैसी थी जिसके इख्तियार में कुछ नहीं था। अब वह सिर्फ एक और मौके के इंतज़ार में थी, एक मौका और अब वह अपनी जान ले लेगी। उसे ऐसी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें न उसकी इज्जत सलामत थी, न कोई खुशी। उसने भागने की हर कोशिश कर ली थी, मगर वह अपनी तकदीर से फरार नहीं मिल सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी हार थी। रात धीरे धीरे गुजरती रही। सुहाइमा की दबी दबी सिसकियां अब खामोश आहों में बदल गईं, मगर जब अंधेरा नीले उजाले में बदला वह अब भी जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। हल्का सा रुख मोड़कर उसने मीरान शाह की तरफ देखा। वह बेखबर सो रहा था। मेज़ पर रखा उसका मोबाइल धीरे धीरे बज रहा था। न जाने सुहाइमा को क्या हुआ। वह धीरे से उठी और मोबाइल उठाया। ऊपर किसी अनजाने नंबर से मैसेज आए थे। हम आपके बताए हुए वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे, मगर जो जानकारी आप हमें देंगे वह गलत नहीं होनी चाहिए। हमें उस लड़की की बहुत ज़रूरत है। उसने हवेली की इज्जत उछाल दी है। ये तबरेज़ शाह का मैसेज था। गहरी सांस लेते हुए सुहाइमा ने मोबाइल वापस रख दिया। वह एक शिकंजे में थी, और यहाँ से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। वह सिर्फ दुआ ही कर सकती थी, इसलिए धीरे से वॉशरूम में जाकर खुद को कैद कर लिया। फज्र की अजान बुलंद हो रही थी। जायज़ा नमाज बिछाकर वह कितनी ही देर तक दुआ मांगती रही। आंसू बेआवाज़ उसकी आंखों से लड़ते रहे थे। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, और अब पाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिस आज़ाद जिंदगी की उसने तमन्ना की थी वह तो मानो मिट्टी तले दब चुकी थी।
न वह अपने बाप के कातिलों का कुछ बिगाड़ सकी थी और न खुद को उनसे बचा पाई थी। मोबाइल पर अलार्म बजना शुरू हुआ तो मीरान शाह ने अपनी आंखें खोलीं। वह जायज़ा नमाज पर ही बैठी थी। खामोश साकित सर झुकाए वह गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेता रहा और फिर बिना कुछ कहे उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। यह उसका बेडरूम नहीं था, इसलिए फ्रेश होकर वह सिर्फ ट्राउज़र में बाहर निकला। नौकरानी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मीरान शाह ने दरवाज़ा खोला तो नौकरानी ने नज़रें चुरा लीं। साहब, आपकी चाय आपने आज सुबह सुबह जगाने को कहा था। मीरान शाह ने चाय ले ली। सहाय माँ के लिए भी नाश्ता बनाओ। अगर वह सोना चाहती है तो उसे परेशान मत करना और मेरे कमरे से मेरे कपड़े ले आना। वह दो टूक अंदाज में बोला था। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। सहाय माँ ने गहरी सांस ली। वे लोग मेरे बाप के खातिल हैं। उन्होंने पहले उन्हें अपाहिज किया और फिर मार डाला। वह मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने छोटे बेटे से करवाना चाहते थे, जो मानसिक तौर पर पागल है। सिर्फ जायदाद के लिए, वह जायदाद जो कभी उन्होंने मेरे बाबा को दी ही नहीं। मेरी मंगनी फरुकर से हुई थी। मुझे लगता था वह मुझसे मोहब्बत करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसके हमेशा ख्वाब देखे थे, मगर वह तो जायदाद का लालची निकला। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे उनके हवाले मत करें। कमज़ोर आवाज़ में सहायमा ने आखिरी कोशिश की थी। वह पुलिस वाला था कत्ल का सुनकर तो उसका दिल नरम पड़ना चाहिए था, मगर वह कुछ नहीं बोला। कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो नौकरानी से कहना, वह तुम्हें यहीं दे जाएगी। बेअसर अंदाज में कहते हुए वह कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला गया। सहायमा की आंखें सूख गई थीं। वह रो रो कर थक चुकी थीं। अब क्या करती? वह धीरे से उठी और बिस्तर पर ढेर हो गई। नौकरानी उसका नाश्ता कमरे में रख गई, मगर उसने एक निवाला भी नहीं खाया। कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वह खुदकुशी की कोशिश करती। न जाने कितनी देर गुजर गई। 1 घंटा 2 घंटे बाहर का नीला उजाला उजले सफ़ेद दिन में बदल गया और तभी अचानक वह चौंकी। प्लेट में खाना रखा था। प्लेट कांच की थी। वह इस कांच के टुकड़े से अपनी जिंदगी का अंत कर सकती थी। यह ख्याल आते ही वह उछलकर उठी। नौकरानी उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। पराठा, अंडा, ब्रेड, जैम सब मौजूद था। कांपते हाथों से सहायमा ने प्लेट में मौजूद अंडा ट्रे में रख दिया। प्लेट खाली हो गई। कांच की भारी प्लेट उसने जोर से फर्श पर पटकी। छनाके की तेज आवाज के साथ कांच बिखर गया। कुछ बड़े टुकड़े, कुछ छोटे। सहायमा ने कांपते हाथों से एक बड़ा टुकड़ा उठाया। हराम मौत मरने का उसने कभी नहीं सोचा था, मगर हराम जिंदगी जीने का भी उसने कभी नहीं सोचा था। यह फैसले की घड़ी थी। बायां हाथ आगे कर सहायमा ने आंखें मींच लीं। दाएं हाथ में कांच का नुकीला टुकड़ा लेकर वह अपनी नस काट लेना चाहती थी। आंखें बंद कर उसने पूरी ताकत से कांच दाएं बाजू पर रखा, मगर इससे पहले कि दबाव बढ़ाती, अचानक दरवाज़ा खुला। बीबी साहिबा, आपको नीचे बुला रहे हैं, कुछ मेहमान आए हैं। शायद आपके रिश्तेदार। कांच सहायमा के हाथ से गिरकर नीचे जा पड़ा। उसकी नीली आंखों में करार समा गया तो वह मुझे उनके हवाले कर देना चाहता था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी जान ले सकूं। सहायमा का दिल चाहा अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोए। वह किसी काम की नहीं थी, न घर से ठीक से भाग सकी, न खुद को बचा सकी, और अब तो अपनी जान भी नहीं ले सकती थी। नौकरानी ने जमीन पर बिखरा कांच देख लिया। उसने तेजी से आगे आकर सहायमा का बाजू थामा। चलिए बीबी, आप यहाँ और नहीं रुक सकती। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सहायमा ने बेजान नज़रों से नीचे का मंजर देखा। लाउंज के सोफों पर बड़े ठाट से तबरीज़ शाह विराजमान था। उसके साथ फ़ारूक अली शाह भी, और उनके गनमैन। उन सबके सामने मीरान अली शाह सोफे पर अकेला बैठा था। कुछ सुरक्षा गार्ड लाउंज के अंदर मौजूद थे, जो पुलिस में भर्ती थे, मगर मीरान शाह के हाथ में कोई हथियार नहीं था। दाहिने हाथ पर मेज़ पर एक गन रखी थी, लेकिन शायद उसने हथियार उठाना ज़रूरी नहीं समझा था। तबरीज़ शाह ने आहट पर सर उठाया और सहायमा को नीचे उतरते देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। बहुत मृदुता के साथ कहा, बहुत मेहरबानी आपकी मीरान शाह साहब। हमारी लड़की हमें मिल गई है, इसे हमारे हवाले कीजिए। आपका इनाम आपको मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया था उसके पिता को। आपको पता तो है ना कि ये दौलत और जायदाद के मामले इंसान को सख्त दिल होना ही पड़ता है। वह स्वागत भरे अंदाज में कहकर उठ खड़ा हुआ। सहायमा किसी अपराधी की तरह मीरान शाह के सामने खड़ी कर दी गई। बैठ जाओ। मीरान शाह ने एक नज़र उसकी सी अंट डाली। वह किसी सामान्य की तरह उसके साथ सोफे पर बैठ गई। हमें देर हो रही है मीरान शाह,
इसे बैठने का नहीं चलने का कहा। तबरीज शाह ने एक बार फिर मदाखलत की। ए चेलवी उठो, चलकर गाड़ी में बैठो। हवेली से निकलने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ ये तो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तबरीज शाह 2 कदम आगे बढ़कर कहा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, जहां खड़े हो वहीं रुको, वरना ऐसा हाल करूंगा कि अपने टांगों पर चलकर वापस नहीं जा पाओगे। कठोर पत्थर जैसी आवाज लाउंज में गूंज रही थी। तबरीज शाह का रंग उड़ गया। सहमा ने भी आश्चर्य से सर उठाया। यह मिरान शाह की आवाज थी। तुम क्या मुझे बच्चा समझते हो? यह लड़की जिसे तुम बार बार किसी गुलाम की तरह संबोधित कर रहे हो, यह लड़की मेरी पत्नी है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे घर से मेरी पत्नी को उठाकर ले जा सकते हो, तो कोशिश करके देख लो। यह मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहेगा। वह ठंडे बेअसर अंदाज में बोल रहा था, जैसे यह सब उसके लिए कोई सामान्य खेल हो। सहमा के अस्तित्व में कोई हलचल नहीं हुई, वह बस उसे देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी डील हुई थी। आपने कहा था लड़की मिल गई है और आप इसे आज मेरे हवाले कर देंगे पुलिस वालों को, और काम ही क्या होता है। वह एकदम भड़क उठी। मिरान शाह ने दाहिने टेबल पर रखी गन उठाई। मैं पुलिस वाला जरूर हूं और सेवा करना मेरा काम है, मगर इस मुल्क की नहीं कि तुम्हारे जैसे लालची गिद्धों की, जो अपने भाई को भी दौलत और जायदाद के लिए नोच कर खा जाए। यह लड़की तुम्हारे भाई की बेटी थी। तुमने खुद स्वीकार किया कि तुमने उसके हिस्से की जायदाद जबरदस्ती अपने नाम लिखवाई। तुम मुझे क्या समझते हो? कुछ टुकड़े ज़मीन के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। तुम्हारी भेजी तस्वीर मेरे विभाग को मिल गई थी। जब पार्क में मैंने उस लड़की को देखा, मैं उसे पहचान गया। मैं उसे ले आया। मैं इसे किसी भी हाल में तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला था, मगर अनजाने में मैंने कुछ और निर्णय लिया। मैंने इसका निकाह कर लिया और अब यह मेरी पत्नी है। तुमने जो कुछ किया वह रिकॉर्ड में है और तुम अपने मुंह से स्वीकार भी कर चुके हो। शेखी बघारते हुए उसकी सज़ा तुम्हें दिलाने के साथ साथ अब मेरा बदला कुछ और भी होगा। वह अत्यंत संतोष से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। गन उसके हाथ में थी। तबरीज शाह का रंग उड़ गया। उसके आदमी हथियार संभालते सीधे हुए थे। ये पुलिस वाला का घर है। तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, अगर तुम और तुम्हारे हाथ में डीएसपी पर गोलियां चलाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये बात तुम नहीं जानते। वह अत्यंत संतोष से कहते हुए तबरीज शाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, तुम ये बात नहीं जानते। तभी मिरान शाह का एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ा। मैं तेरा क्या हाल करूंगा यह तो नहीं जानता। गिरफ्तार करो इसे, उसने आदेश दिया, और उसके आदमी तबरीज शाह और फारूक शाह पर पल पड़े। उनके साथ आए हुए आदमियों ने चुपचाप हथियार डाल दिए। जब मालिक गिरफ्तार हो रहे थे तो उन्हें विरोध करने की क्या जरूरत थी? वह बस बेअसर अंदाज में ये सब देख रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से उनके हाथ जाने दूंगा? ये दिल के मामले हैं। सहमा और मैं अपना दिल तुम्हें दे चुका हूं। ये सिर्फ मदद नहीं, प्यार भी है, अगर तुम महसूस करो। वह पलटकर उसके सामने खड़ा होते हुए कह रहा था। सहमा ने बेयकीनी से कहा, हाँ, वह सच कह रहा था। उसी ने तो उसकी रक्षा की थी। वह धीरे से उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मगर सहमा को जायदाद कहाँ चाहिए थी? उसे तो सिर्फ एक इज्जत और प्यार भरा साथ चाहिए था, जो उसे मिल गया। एक भोली भाली मुस्कान उसके होंठों पर ठहर गई। पुलिस तबरीज शाह और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर बाहर ले जा रही थी। क्या इससे आपकी नौकरी और जान को खतरा नहीं होगा? वह धीमे से बोली। मिरान शाह के खिलाफ उसके दिल से सारी कड़वाहट खत्म हो गई थी। मेरा खुलकर मुस्कुराया। ये मेरा रोज का काम है। ऐसे कई लोगों को अंदर करवा चुका हूं, और वैसे भी मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं, डीएसपी हूं। यार, तुम मुझे क्या समझती हो? उसके अंदाज में हल्का सा शिकवा उतर आया था। सहमा धीरे से हंस पड़ी। अभी तो इन दोनों ने एक दूसरे को जानना था, मगर वह मुश्किल में भी अडिग रहे। यही उनकी जीत थी। ये खुशियों भरी लंबी जिंदगी इन दोनों का इंतजार कर रही थी, और सहमा ने जितने दुहक अपनी जिंदगी में देखे थे, अब उन सब का अंत हो चुका था। अब आने वाली जिंदगी में वह हमेशा खुश रहेगी। यह उसे मिरान शाह की मजबूत संगति में चलते हुए महसूस हो रहा था।